जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी ज़रूरत ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा होती है। बात बात में बोला जाता है कि वायुमंडलीय दाब ऐसा हो वैसा हो। इसमें एक मुख्य रूप से शब्द निकल के आता है नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर यानी सामान्य दाब। तो सामान्य दाब किसे कहते हैं, कितना होता है, कहाँ काउंट किया जाता है, आइए विद्यार्थियों हम इसके बारे में जानें। चूँकि वायुमंडल में जितनी भी गैसेज हैं वो सब मिलकर एक प्रेशर क्रिएट करती हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस वायुमंडलीय दाब को अपनी ओर खींचती है और पूरा वायुमंडल पृथ्वी पर एक दबाव डालता है, क्योंकि उसका गैसों का भी एक वजन होता है। तो वो वजन जब अप्लाई होता है नीचे तो एक प्रेशर पड़ता है। वो प्रेशर कहाँ और कितना होता है, सबसे पहले जानेंगे विद्यार्थियों। पृथ्वी हमारी, हम जानते हैं, ध्रुवों पर चपटी है। इसलिए जो पोलर रेडियस है, यानी सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वेटोरियल जो रेडियस है उससे कम होती है। इसीलिए पोल पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा काम करता है। नतीजा ये होता है कि वहाँ जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो ज़्यादा डेंस होती है और अपेक्षाकृत नीचे बैठी रहती है। इसलिए वहाँ पर वायुमंडल का दाब ज़्यादा महसूस किया जाता है। तो वहीं इक्वेटर पर ठीक उल्टा होता है। इक्वेटर की डिस्टेंस सेंटर से दूर होती है, इसलिए वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। दूसरा, वहाँ गर्मियाँ होती हैं। गर्मियाँ होने के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, इसलिए वहाँ वायुमंडल बहुत ऊंचाई तक है, खासतौर से ट्रोपोस्फीयर में। और अधिक ऊंचाई का जो वायुमंडल है उसका प्रेशर भी अपेक्षाकृत कम होता है। तो इक्वेटर पर प्रेशर सबसे कम होता है एटमॉस्फेयर का, पोल पर सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर एग्जैक्ट प्रेशर आपको नापना है या एवरेज प्रेशर नापना है तो कहाँ नापोगे आप? नेचुरल है, 45 डिग्री अक्षांश पर नापोगे। तो यहाँ जब भी हम कभी प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर को काउंट कैसे किया जाता है विद्यार्थियों? तो पहली शर्त होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब भी प्रेशर मापोगे नॉर्मल प्रेशर, तो नॉर्मल प्रेशर तब आएगा जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, 45 डिग्री अक्षांश पर मापा जाए और समुद्र तल पर मापा जाए। ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। यानी 0 डिग्री अक्षांश पर, समुद्र तल पर, 45 डिग्री अक्षांश पर जब प्रेशर मापा जाएगा तो एग्जैक्ट उसको नॉर्मल प्रेशर कहा जाएगा। जब यही नॉर्मल प्रेशर बैरोमीटर में मापा जाता है तो बैरोमीटर में आपके सामने बना हुआ है, देखिए विद्यार्थियों, बैरोमीटर में ये एक परख नली है जिसका जो अनुप्रस्थ काट है, यानी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर लंबी, ऐसी परख नली। उस परख नली में उसको पारे में डुबोया गया और इस पारे पर पूरा वायुमंडलीय ऊपर से प्रेशर डाल रहा है। ये दोनों चारों तरफ से प्रेशर डलेगा, तो जैसे ही इस पे प्रेशर पड़ेगा तो पारा इसके अंदर चढ़ जाएगा। तो नॉर्मल प्रेशर पर इस पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो जब 76 सेंटीमीटर होता है तो इतने भरे हुए पारे का जितना प्रेशर पड़ता है बॉटम पर, उस प्रेशर को एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं, 1 ATM के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रेशर का जब भी कभी बात आए कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो आप क्या कहोगे? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की परिभाषा इस तरह से कहोगे आप कि पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश पर, समुद्र तल पर 0 डिग्री टेम्परेचर पर बैरोमीटर के अंदर 1 वर्ग सेंटीमीटर की परख नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई का बॉटम पर प्रेशर जितना पड़ता है, उस प्रेशर को ही हम एक वायुमंडलीय दाब या नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर होता है ये नॉर्मल प्रेशर बैरोमीटर में। दूसरी बात, अगर इसको हम, चूँकि पास्कल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले निकाला था ये प्रेशर, इसलिए उनके नाम से ये यूनिट पड़ी। और इस यूनिट का 1 ATM इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसकी वैल्यू 1,01,325 पास्कल के बराबर होती है और 1 मिलीबार में 100 पास्कल होते हैं। इसलिए जब इसे हम मिलीबार में कन्वर्ट करते हैं तो 0.2 अंकों के बाद लगा देते हैं, तो लगभग 1013 मिलीबार का एक वायुमंडलीय दाब होता है, जो कि हमारा वायुमंडल का दाब है।
अब स्वाभाविक है विद्यार्थियों, आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस शहर में भी रह रहे हो, समुद्र तल पर तो नहीं है, समुद्र तल से उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं एयर प्रेशर लगातार कम होता चला जाता है। किस गति से घटता है? 5.5 किलोमीटर के दायरे तक जाते जाते 50% एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह जाता है। मतलब 50% ऊपर रह जाएगा, 50% एटमॉस्फेरिक प्रेशर केवल 5.5 किलोमीटर के दायरे में, और ऊपर जाएंगे तो ये कम होता चला जाएगा। ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी भाग तक 90% एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी ट्रोपोस्फीयर के ऊपर केवल 10% एटमॉस्फेरिक प्रेशर बचता है। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैक्सिमम मान कहाँ है विद्यार्थियों? ट्रोपोस्फीयर में ही है। 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचोगे तो 99.9% एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने ही भाग में है, उसके ऊपर केवल 0.1% बचता है। इस तरह से विद्यार्थियों ये प्रेशर को काउंट किया जाता है। तो ये प्रेशर को काउंट करने की ये इकाइयाँ हैं, और यही प्रेशर वायुमंडल में क्रिएट क्यों होता है? टेम्परेचर। दो प्रेशर के क्रिएट होने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ प्रेशर कम होता है। यानी टेम्परेचर के सामने अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हो गया। दूसरी बात कहेंगे हम, प्रेशर और किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो विद्यार्थियों, प्रेशर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम है यानी ठंडे इलाके हैं तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे पोलर एरिया में वहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ एयर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो डायरेक्ट प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। दूसरा, प्रेशर निर्भर करता है ऊंचाई पर, यानी अगर ऊंचाई ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। इट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो अगर हम ऊपर जाएंगे हाइट के अनुसार तो हम क्या कहेंगे? ऊपर जाने से प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट हो गया। तीसरा, प्रेशर निर्भर करता है पृथ्वी की घूर्णन गति पर। पृथ्वी की घूर्णन गति प्रेशर को प्रभावित करती है। तो प्रेशर अफेक्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। कैसे? ये रोटेशन ऑफ अर्थ प्रेशर रोटेशन ऑफ अर्थ पर कैसे निर्भर करता है विद्यार्थियों? इक्वेटर पर हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं और दोनों ही तरफ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ओर आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़कर 30-35 डिग्री जो सब ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पर हवाएं नीचे बैठती हैं, जबकि 30-35 डिग्री वाला क्षेत्र तो गर्म है क्योंकि वह मरुस्थल है, तो वहाँ तो लो प्रेशर है। लेकिन चूंकि जो हवाएं भूमध्य रेखा से उठी थी दोनों तरफ फैलने के बाद जब वो नीचे धंसती हैं तो उनका अवतलन कहाँ होता है? 30-35 डिग्री उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है, यानी सब ट्रॉपिकल जोन में होता है। वहाँ ऊपर से ये हवाएं नीचे उतरकर ठंडी हवाएं हो जाती हैं, फैलने के कारण ठंडी हो जाती हैं। ठंडी हवाएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तो नीचे की गर्म हवाओं को धक्का मारती हैं, हटाती हैं, रिप्लेस करती हैं। तो वो रिप्लेस होकर दोनों तरफ जाती हैं, नीचे इक्वेटर की तरफ भी जाएंगी और ऊपर पोलर एरिया की तरफ भी जाएंगी, आगे की ओर बढ़ती हैं। तो ज़मीन पर ये हवाएं सब ट्रॉपिकल जोन से इक्वेटर और सब पोलर एरिया की ओर जाती हैं। तो उस क्षेत्र में चूंकि ऊपर वाली हवाएं धक्का मारती हैं तो वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जबकि वहाँ होना चाहिए लो प्रेशर। तो परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में हाई प्रेशर और किस भाग में लो प्रेशर होता है। ये है इक्वेटर और ये है कैंसर, ये है कैप्रिकॉन। तो विद्यार्थियों, और अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो ये वो क्षेत्र है दोनों तरफ लगभग 35 डिग्री तक का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है और इसी भाग में मैक्सिमम मरुस्थल होते हैं। तो ये भाग होना चाहिए गर्म, लेकिन ये गर्म ना होके, ये गर्म है तो गर्म होने पर प्रेशर होना चाहिए कम, लेकिन इस भाग में होता है प्रेशर ज़्यादा क्योंकि हवा यहाँ से उठेगी और दोनों तरफ फैलेगी, ऐसे फैलेगी और बाद में इन्हीं क्षेत्रों में नीचे उतरेगी। तो ऊपर से नीचे उतरने वाली हवा नीचे की हवा को धक्का मारती है, प्रेशर अप्लाई करती है, इसलिए यहाँ भी हाई प्रेशर हो जाता है और इस भाग में भी हाई प्रेशर हो जाता है। जबकि यहाँ गर्मी अधिक है तो हमने पढ़ा
टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ लो प्रेशर होना चाहिए, लेकिन यहाँ हाई प्रेशर है। किस कारण से हुआ? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अगर पृथ्वी घूर्णन गति करेगी तो हवाएं इक्वेटर से ऊपर उठकर फैलेंगी, और अगर घूर्णन गति नहीं करेगी तो हवाएं नहीं फैलेंगी। तो घूर्णन गति के कारण ही ऐसा होता है, इसलिए इस भाग में हवाएं नीचे बैठती हैं और टेम्परेचर वाले फैक्टर को साइड कर देती हैं। अंततः यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से इस भाग में हाई प्रेशर है, और इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र है 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसमें क्या होता है? इसमें हवाएं बहुत ज़्यादा हल्की होकर ऊपर उठती हैं, तो ये लो प्रेशर जोन कहलाता है। ये है लो प्रेशर जोन। इसके बाद अगर हम ऊपर की ओर चलें तो सब पोलर एरिया में, ये सब पोलर एरिया है विद्यार्थियों, ये वाला भाग, ये सब पोलर है। इसी तरह से यहाँ मैं खींचूं तो ये सब पोलर, ये कहलाता है 60 से 65 डिग्री, 60 to 65। जबकि उपोष्ण कहाँ तक था विद्यार्थियों? ये था 30 से 35, ये था सब पोलर जोन। और ये है 60 से 65, ये कैसा जोन है? ये सब पोलर जोन है, और ये है सब ट्रॉपिकल जोन। तो इस भाग में भी हवाएं, चूंकि यहाँ तो ठंडक है तो यहाँ वायुदाब अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ वायुदाब कम होता है। ये लो प्रेशर जोन है, और ये पोलर जोन है जहाँ पर प्रेशर बहुत अधिक होता है। इधर हाई प्रेशर है। तो देखिए आप, प्रेशर इक्वेटर पर लो, सब पोलर में हाई, सब ट्रॉपिकल में हाई, सब पोलर में लो, और फिर पोलर एरिया में हाई। इस तरह से 4 प्रकार की पेटियां बनती हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, इक्वेटर पर तो गर्मी है, गर्मी होने के कारण लो प्रेशर होना चाहिए, सही है। पोलर एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी के कारण हाई प्रेशर होना चाहिए, सही है। लेकिन सब पोलर एरिया 60 से 65, ये भी तो ठंडे भाग हैं, तो यहाँ ठंडे भाग के कारण हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन यहाँ लो प्रेशर होता है। और निचले भाग में सब ट्रॉपिकल जोन में मरुस्थल होते हैं, तो यहाँ पर लो प्रेशर होना चाहिए, लेकिन यहाँ हाई प्रेशर है। तो इन दोनों स्थानों पर, ये वाला स्थान और ये वाला स्थान, इन दोनों स्थानों पर जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता, वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यानी रोटेशन के कारण अफेक्टेड होता है। इसलिए ये 2 प्रेशर बेल्ट, इन्हें कहा जाता है गतिजन्य, यानी पृथ्वी की गति के कारण, घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाले प्रेशर बेल्ट दाब पेटियां हैं ये दोनों। जबकि भूमध्य रेखा और ध्रुवीय पेटियां जो होती हैं, ये दोनों तापजन्य हैं, यानी टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होने वाली हैं। तो इसलिए प्रेशर का मतलब विद्यार्थियों सामान्य तौर पर यही लिया जाता है कि जहाँ गर्मी होगी वहाँ प्रेशर कम होगा, लेकिन ये अपवाद मैंने आपको बताए। जहाँ सर्दी होगी वहाँ प्रेशर अधिक होगा, लेकिन उसका अपवाद बताया। तो ये अपवाद क्यों उत्पन्न हुआ? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। अगर पृथ्वी घूर्णन गति न करती तो ये अपवाद होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। तो इस प्रकार से कहाँ प्रेशर ज़्यादा है और कहाँ कम, ये डिपेंड करता है, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। 3 फैक्टर हैं प्रेशर के लिए। तो विद्यार्थियों, प्रेशर से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं, और इसके साथ ही एक चैप्टर और एक टॉपिक और है छोटा सा, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट से आप क्या समझते हैं विद्यार्थियों? हम जानते हैं आइसोबार लाइन, अगर ये आइसोबार लाइन है एक, इसका प्रेशर सपोज 10 से 1010 है, 1010 मिलीबार, ये है इसका प्रेशर। तो एक ये लाइन है, इसका प्रेशर है 1008 मिलीबार। एक और लाइन ये है, इसका प्रेशर है 1006 मिलीबार। इस तरह से ये 3 मैंने प्रेशर के एक क्षेत्र बनाए। वायु राशियाँ हैं, इस वायु राशि का प्रेशर ये, इस वायु राशि का ये। अगर विद्यार्थियों हमने देखा यहाँ हाईएस्ट 1010 है और लोएस्ट 1006 है, मतलब 4 मिलीबार का फर्क है इतनी पेटी में। अगर इसी पेटी में 8 मिलीबार का फर्क हो जाए, 10 मिलीबार का फर्क हो जाए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो आइसोबार लाइन है ये बहुत पास पास में हो जाएं। 1010 वाली ये है, 1008 वाली मान लो ये हो जाए, 1006 वाली इधर बीच में आ जाए, और नीचे वाली 1004, 1004, 1002 हो जाए। तो इस बेल्ट में जब बहुत सारी पेटियां आ जाएंगी तो हम क्या कहेंगे? आइसोबार लाइन की डेंसिटी बढ़ रही है, कम एरिया में ज़्यादा आइसोबार लाइन है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है प्रेशर ग्रेडियंट अधिक है। तो ये अधिक प्रेशर ग्रेडियंट का सूचक है।
तो प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा कब होता है? जब कम क्षेत्र में ज़्यादा आइसोबार लाइन मिलती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें एयर प्रेशर बहुत तेज़ी से बदलता है, तो वहाँ प्रेशर ग्रेडियंट बहुत अधिक होता है। जब पेटियाँ आसानी से नहीं बदल, कई किलोमीटर तक समान प्रेशर है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ, फिर कई किलोमीटर तक रहता है, तो हम कहते हैं वहाँ प्रेशर ग्रेडियंट कम है। बस इतनी सी बात है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट को आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पर प्रेशर अधिक और कहाँ पर प्रेशर कम है। बस इतना याद कर लिया विद्यार्थियों। तो अगले चैप्टर में हम प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार की हवाएं कहाँ से कैसे चलती हैं उनके बारे में सीखेंगे। बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, लेकिन इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो अगला चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर। जय हिंद।